ऐसा माना जाता था कि ब्रिटेन एक ऐसा साम्राज्य था जहां कभी सूरज नहीं ढलता। मतलब इनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं सुबह या दोपहर धरती पे रहती ही थी। जैसे ब्रिटेन में रात होती है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सुबह। जिस तरह आज के दौर में हर प्रोडक्ट मेड इन चाइना है, ठीक उसी तरह उस दौर में हर प्रोडक्ट मेड इन ब्रिटेन होता था। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 12 मिलियन अफ्रीकन स्लेव, जिनमें से पूरे 3 मिलियन स्लेव को अकेला ब्रिटेन ही खरीदता है और उसमें से 2.7 मिलियन ही आते आते जिंदा बच पाते हैं इंग्लैंड में। अराउंड द वर्ल्ड ब्रिटेन इन्वेड करता है 90% कंट्रीज को। इतिहास गवाह है कि ब्रिटेन ने इन देशों से अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। एक छोटा सा यूरोपीय आइलैंड इतना पावरफुल कैसे बन जाता है बिना किसी बड़े वॉर के चलते? कैसे ब्रिटेन वर्ल्ड के 25% लैंड पे रूल करता है? आइए जानते हैं द ग्रेट ब्रिटेन की पूरी कहानी। ये कैसे फॉर्म हुआ है, इन्होंने दुनिया पे रूल कैसे किया है और इतने कम समय में बिना कोई मेजर वॉर के चलते इतना पावरफुल कैसे बने। अंग्रेजों ने हम पे रूल किया था। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गोरे, ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड या फिर ग्रेट ब्रिटेन। इन सब नामों का मतलब क्या है और इनमें से किसने हम पे रूल किया है, आइए जानते हैं इन्हें। ये 2 आइलैंड जिसे आप देख रहे हैं, इसमें से जो छोटा वाला आइलैंड है उसके अंदर 2 कंट्री है। बड़े हिस्से को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है और छोटे हिस्से को नॉर्दर्न आइलैंड कहा जाता है। और ये जो बड़ा आइलैंड है इसे कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स मिलके बनते हैं ब्रिटेन। उसी समय स्कॉटलैंड के किंग जेम्स 6 को इंग्लैंड का भी किंग बनाया जाता है। आगे चल के ये दोनों देश एक्ट ऑफ यूनियन अपने पार्लियामेंट में पास करते हैं, जिसके चलते स्कॉटलैंड 1707 में ब्रिटेन से मिल जाता है। इन्हें साथ में ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है और इन्हीं लोग ने हम पर और आप पर रूल किया था, मतलब इंडियंस पर रूल किया था। अब वही नॉर्दर्न आइलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिला दे तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, एंड जिसका कैपिटल है लंदन। तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन नाम कहां से आया है। 16th सेंचुरी को एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के ढेर सारे अलग अलग लैंड्स और न्यू कंट्रीज की खोज करना, अच्छे से बिल्ड करना, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे वर्ल्ड को ओशन के जरिए। पहले का इंग्लैंड जो अभी का ब्रिटेन है, उसे ढेर सारी लैंड मतलब जमीन चाहिए थी जिसपे कि वो न्यू कम्युनिटीज बना सके, और उस खोज की गए लैंड को कॉलोनीज के नाम पे बुलाया जाता था। ये कॉलोनीज से इन्हें वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिल सकता है, जैसे गोल्ड, टी, मेटल, शुगर, टोबैको और भी बहुत कुछ। ये कॉलोनीज एक अच्छा जरिया बन सकता है पैसे बनाने का इन वेल्दी इंग्लिशमैन के लिए। ये अपने देश के गरीब और बेरोजगार लोगों को जॉब के साथ साथ घर भी देते हैं इन कॉलोनीज में रहने के लिए। बट ये रेस में इंग्लैंड अकेले नहीं था। इनसे पहले कुछ पड़ोसी यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और भी न्यू प्लेसेस को डिस्कवर कर अपने कॉलोनी बनाए थे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इंग्लैंड ये कॉलोनाइजेशन के रेस जीतना चाहता था एट एनी कॉस्ट। जहां आगे चल के इनके बीच खूब डिस्प्यूट होते हैं, वो हम आगे आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी स्ट्रगल के बाद ईयर 1607 में फर्स्ट इंग्लैंड की कॉलोनी बनती है नॉर्थ अमेरिका के वर्जीनिया में। तभी इंग्लैंड को एक बात अच्छे से समझ में आती है, उन्हें उनका प्रेजेंट ओशन, नेवल फोर्सेस और शिपिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा अगर इंग्लैंड को ये कॉलोनाइजेशन की रेस जीतना है। तो ज्योग्राफिकल कारण की वजह से इंग्लैंड को ढेर सारे एडवांटेज मिले अपने साम्राज्य को बड़ा करने में, जिसको खतरा भी था कि वो एक आइलैंड है जो सराउंडेड है यूरोपियन कंट्री से। ये इन्हें इन्वेड कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं इजीली। इसलिए इंग्लैंड का यूनाइटेड होना जरूरी था, जिसके चलते पहले ब्रिटेन, देन ग्रेट ब्रिटेन और आगे चल के यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हुआ। यूनाइटेड होने का ज्योग्राफिकल ये भी एडवांटेज था इन्हें। फर्स्ट, उन्हें कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं देखना पड़ेगा फ्यूचर में। सेकंड, ऑलरेडी ढेर सारे पोर्ट अवेलेबल थे ट्रेड करने के लिए। और थर्ड, ये कि इन्हें यूटिलाइज करने के लिए अब पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन मिल जाता है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास ऑलरेडी ढेर सारे बिजनेसमैन एंड मर्चेंट हुआ करते थे जिनके पास खुद की शिप थी। तो ब्रिटेन अब नए कंट्रीज और रिसोर्सेज की खोज और भी आसानी से कर सकते थे अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट इनके मर्चेंट शिप्स को बैकअप दे दे तो अब ये कोई भी आइलैंड वाले देश जो ओशन यानी समंदर से जुड़ा है उसे ब्रिटेन इजीली कनेक्ट कर सकते थे। ब्रिटेन गवर्नमेंट और उनके सिटीजन का भी यही मानना था कि अगर फ्यूचर में उन्हें पैसा बनाना है तो ओशन के रास्ते से ही मिलना पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त उतना डेवलपमेंट नहीं था। तो कार, ट्रेन या फ्लाइट की सर्विसेज अवेलेबल नहीं थे और दूसरे कंट्रीज में जमीन के थ्रू विजिट करना व्यापार और इन्वेट करने के पर्पज से तो वो ना के बराबर था। तो ग्रेट ब्रिटेन ने अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ओशन पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और ये कंट्रोल करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया शिपिंग इंडस्ट्री में और उसके साथ साथ वेपन्स में, जो एक मैसिव सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी साबित हुई। उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज के तौर पर कोल,
आयरन था और अच्छे शिप बिल्ड करने के लिए ओक भी। उन्होंने दुनिया के बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट शिप बनाई जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के शिप से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स बहुत सारी शिप के साथ का एक अच्छा एडवांटेज रहता है किसी भी देश को। डिफेंस में काम आना और बिजनेस एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्शन देना। ब्रिटेन गवर्नमेंट या फिर इनके नेवल फोर्स ने दूसरी कंट्री की खोज नहीं की थी। हालांकि उनको फाइंड किया गया था प्राइवेट आर्मीज और मर्सिनरी द्वारा जिन्हें बिजनेसमैन या एंटरप्राइज हायर करते थे अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए। इंफॉर्मेशन दुनिया के हर कोने से उनके बिजनेसमैन और एंटरप्राइज द्वारा ब्रिटेन में आना स्टार्ट हो जाता है। कहां पे कौन सा देश है, ये कौन सा रिसोर्सेस है, इनके कल्चर्स क्या है और कौन इन्हें रूल कर रहा है। ये बिग बिजनेसमैन एंड एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ब्रिटेन इतनी सारी देश में रूल कर पाया है और 90% वर्ल्ड को इन्वेट कर पाता है। ब्रिटेन इन बिजनेसमैन से टैक्स लेता, अपना शिप यूज करने कहता और ट्रेड में इनसे हिस्सेदारी भी लेता। ये सब के चलते ढेर सारा पैसा आना स्टार्ट हो गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास। जैसे जैसे बिजनेसमैन का व्यापार ज्यादा बढ़ने लगा तो ब्रिटेन के बिजनेसेस को और स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर उन्होंने इंग्लैंड के किंग हेनरी 8 द्वारा फॉर्म की गई रॉयल नेवी 1546 में जो आगे चल के मर्ज हो जाती है ग्रेट ब्रिटेन में एक्ट ऑफ यूनियन के चलते। तो अब ब्रिटेन और हेविली इन्वेस्ट कर पाता है नेवल फोर्स पे जहां और शिप फ्लीट्स बनाई जाती है। और आगे चल के ये ब्रिटेन यूरोप कंट्री से फाइट करके काफी ज्यादा कॉलोनीज कैप्चर कर लेता है नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में। इन कॉन्कर की गई कॉलोनीज पे ये क्रॉप लगाते हैं और उसे सेल करते हैं दुनिया भर में। इन सब के चलते काफी ज्यादा वेल्थ यानी पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आने लगा। ईयर 1651 में इन्होंने नेविगेशन एक्ट लाया जहाँ एक सिस्टम सेट किया गया। अब ये कॉलोनीज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश मार्केट में ही कर सकती थी जहाँ सिर्फ ब्रिटेन की ही शिप यूज होगी। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अमेरिकन कॉलोनीज हो या वेस्ट इंडीज की, ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ खरीद या बेच सकते थे। तब तक इनके पास दुनिया की बेस्ट नेवी फोर्स डेवलप हो जाती है और उसी दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी फॉर्म होती है जिसका मकसद था कि ग्रेट ब्रिटेन को ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज को एक्सप्लोर करना था। पहले तो ये किसी भी देश में ट्रेड करने ही जाते हैं। इसके लिए पहले ये ब्रिटेन अपने देश के बिजनेसमैन लोगों को भेजता जिन्हें ये बैकअप के तौर पे रॉयल नेवी का सपोर्ट देता। एक बार बिजनेस या ट्रेड उस देश में जम जाए तो उस कंट्री के पावरफुल पॉलिटिकल लोगों का वीक जोन ढूंढते ताकि उन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस करके अपना पावर उस देश में जमा ले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया अराइव करता है 24 अगस्त 1608 गुजरात के सूरत जोन में। तो पहले ये इंडिया में स्पाइस ट्रेड करने आए थे, फिर आगे चल के इन्होंने सिल्क, कॉटन, अफीम का भी व्यापार चालू कर दिया। फिर ब्रिटेन इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट कर देता है अपने रॉयल नेवी और वेपन के दम पे और ये सेम पैटर्न ये बाकी कंट्री के लिए भी यूज करता है। जैसे ट्रेड के बहाने इंडिया में आ गए एंड मुगल्स एम्पायर को डिफीट कर दिया, फिर इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया में भी जिसने इनके सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की ये उसे भी मार देते और अपना दबदबा बनाए रखते। अब इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनल ट्रेड पे पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था और साथ ही साथ उन्होंने ये सारी स्ट्रेटेजी के चलते 1820 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद को एक्सटेंड किया ये सारे कॉन्टिनेंट में जो है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अमेरिका। आप लोग ये सोचते होंगे कि तभी दूसरे एम्परर, रूलर्स और कंट्रीज क्या कर रही थी। तभी वो लोग खुद को एक्सपांड कर रहे थे मिलिट्री पावर के दम पे जो एज ऑफ डिस्कवरी और मॉडर्न पीरियड में पॉसिबल नहीं था। पर ब्रिटेन अपनी एक ही स्ट्रेटेजी पर टिका रहा जो है ओशन का रास्ता एंड ट्रेड, बिजनेस और सिंपल लैंग्वेज में व्यापार। और इस ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट के दम पे ब्रिटिश ने इतनी सारी कंट्रीज को इन्वेड कर दिया। ये इमेज आप पॉज करके देख सकते हो कितनी सारी कंट्रीज पर ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस की ओर। वैसे तो ट्रीटी ऑफ पेरिस काफी बार साइन हुआ है और इस बार ये इशू ब्रिटिश और फ्रांस को लेकर था जिसमें आगे चल के स्पेन भी जुड़ जाता है। कुछ कॉलोनीज एंड आइलैंड को लेकर नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर छिड़ जाती है जो अभी का कनाडा है और ये लड़ाई ईयर 1756 से 1763 यानी 7 ईयर्स तक चलती है जहां ब्रिटेन फ्रांस को डिफीट कर देता है। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस के चलते 10 फेब 1763 को इन देशों के बीच में ट्रीटी साइन होती है जहां ब्रिटेन को ईस्ट ऑफ मिसिसिपी मतलब कनाडा, फ्लोरिडा और इधर कुछ आइलैंड जो इंडिया, अफ्रीका एंड मिनोरिका में थे वो मिलते हैं। फ्रांस सिर्फ ब्रिटेन से शुगर रिच कैरिबियन आइलैंड ही रिटेन कर पाता है इस वॉर में। स्पेन को लुसियाना और दूसरा क्यूबा मिलता है। इस ट्रीटी के चलते अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। वैसे तो ट्रीटी ऑफ पेरिस काफी बार साइन हुआ है। ब्रिटेन एक नेविगेशन एक्ट पास करता है जहां अमेरिकन कॉलोनी सिर्फ अपना गुड्स ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही खरीद बेच सकती थी और ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस आपस में वॉर भी करते हैं अमेरिकन कॉलोनीज पे अपना हक जमाने को लेकर। ये सबसे अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। आगे चल के अमेरिका 19 अप्रैल 1775 को 13 ब्रिटिश कॉलोनी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है जिससे ग्रेट ब्रिटेन अग्री नहीं था। ये कॉन्फ्लिक्ट 8 ईयर्स तक चलती है जहां अमेरिका को फ्रांस का सपोर्ट मिलता है और सामने ग्रेट ब्रिटेन के ट्रूप्स को सरेंडर करना पड़ता है
17 अक्टूबर 1781 में। कुछ सालों तक ये नेगोशिएशन चलता है ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच, जहां 13 कॉलोनीज को कंप्लीट फ्रीडम का डिमांड रखता है अमेरिका। 3 सितंबर 1783 को ये ट्रीटी साइन की जाती है अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच, और अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलता है, जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर्म होता है। ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज हारने के बाद ट्रेड को बरकरार रखता है अमेरिका से, जिसमें टैक्सेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब अमेरिकन कंपनी किसी भी देश में अपने प्रोडक्ट खरीद बेच सकते हैं। ब्रिटेन एक बड़ी सक्सेसफुल स्लेव ट्रेडिंग कंट्री बनती है पूरे दुनिया में। अमेरिकन कॉलोनीज में जितने भी अफ्रीकन स्लेव लाए गए थे उसमें से 70% कंट्रीब्यूशन ब्रिटेन और पोर्चुगल कंट्री के थे, ईयर 1640 से 1807 तक। और एक एस्टिमेशन के साथ ऐसा भी माना जाता है कि ब्रिटेन ने टोटल 2.7 मिलियन मतलब 27 लाख स्लेव अपने अमेरिकन और कैरिबियन कॉलोनीज में लाए थे। अमेरिका के बाद ब्रिटेन फोकस सबसे ज्यादा करता है इंडिया, एशियन, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी की तरफ। अब बात करें इंडिया में, तो वो टैक्स वसूलता इंडियन से, फिर इंडिया को बेवकूफ बनाकर उन्हीं के टैक्स के पैसे से इंडियन क्रॉप और अदर प्रोडक्ट भी खरीदता, इन्हें अच्छे रेट में इंटरनेशनल मार्केट में बेचता, जहां इस तरीके से ब्रिटिश ने खूब लूटा इंडियंस को। कुछ सेम तरीका ये अपने दूसरे कॉन्कर की गए देश के लिए भी करता है, जैसे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जहां उस दौर के वक्त में ये ब्रिटेन कंट्री बहुत रिच और बहुत पैसे वाली कंट्री बन जाती है।